Shorted Podcast, Season 1. If you want to talk about film, cinema and the craft of it all, who better to do it with than Manoj Bajpayee himself? So without further ado, let's jump into this insightful conversation with the actor. पहला सवाल भोसले के बारे में ही है कि लाइक इफ़ वी लुक एट दैट फिल्म, तो उसमें एक थीम कह लीजिए या एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न कह लीजिए, कम्युनिटी की, सेंस ऑफ रिलीजन की काफ़ी ज़्यादा मतलब आती है स्ट्रांगली. सो इंडिया जैसे देश में विच इज़ सो हाइपर सेंसिटिव, जहाँ पे हर कोई एक ओपिनियन लेके बैठा है सोशल मीडिया पे, और वन ट्वीट इज़ ऑल इट नीड्स, यू नो, फॉर समथिंग टू गो वायरल फॉर द रॉन्ग रीज़न. तो जब आप अप्रोच करते हैं उसको एज एन एक्टर और एज एन प्रोड्यूसर और एज अ फिल्म मेकर, तो कोई सेंस ऑफ कह लीजिए हेजिटेशन था कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, या एकदम क्लैरिटी थी कि नहीं, ये मेरी फिल्म है, ये मेरी स्क्रिप्ट है, ये मेरा किरदार है? तो मतलब आप पर्सनली लाइक हाउ डू यू अप्रोच सच अ थिंग? When I personally do a film, I'm only thinking about the story and the character, and I'm listening. I'm trying to understand the vision of the director. It becomes very important for me as a performer to do justice to the interpretation of the director, and if I can manage to enhance and go a little beyond the vision of the director without even hampering it, you know, it's all the more better, not only for me but also for the entire project. Okay. So if any project which makes you think twice or thrice, I don't think anyone should do it. Mostly the script, the project, Devashish Makhija's convictions, all of it together have always encouraged me, inspired me to go ahead and do everything possible to, you know, to facilitate the director with all the requirements possible. So no, not even once I've thought about anything else but this script and the vision of the director. Okay. अगला सवाल जो है उसके कह लीजिए दो पहलू हैं. एक, जैसे आप इतने इंटेंस रोल्स करते हैं आप, ठीक है, जैसे वासेपुर हो गया, भोसले हो गया, इवन लाइक वीर ज़ारा कह लीजिए, जुबैदा कह लीजिए, तो एज एन एक्टर इट्स नॉट समथिंग कि अभी स्विच ऑन किया, अभी स्विच ऑफ किया मेंटल स्टेट को, फ़ौरन ही वो कर लिया. सो हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ? अगर आप किसी एस्पायरिंग एक्टर को या किसी को बोलना चाहें कि मैं ऐसे प्रिपेयर करता हूँ, मे बी दिस इज़ समथिंग यू कुड ट्राई. एंड सेकेंडली, आप खुद अपनी सैनिटी, यू नो, लाइक इट कुड बी सो इमोशनली ड्रेनिंग, एक के बाद ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करना, तो आप कैसे अप्रोच करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये बताऊं कि बहुत मुश्किल काम है अपने अप्रोच को और अपने मेथड को बहुत ही कम शब्दों में बता पाना. जी. पहली बात तो ये बताऊं कि क्राफ्ट, जो एक्टिंग का क्राफ्ट है, उसको सीखने के लिए सालों आदमी को लगे रहना पड़ता है. तब जाकर के क्राफ्ट की थोड़ी बहुत समझ कुछ सालों में आनी शुरू होती है. फिर उसको पूरी तरीके से समझने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लगातार काम करना पड़ता है और लगातार उसके बारे में सोचना पड़ता है. तो मैं ये बिल्कुल अभी के अभी नहीं बता पाऊंगा कि क्या मैं करता हूँ और किस रोल के लिए क्या किया मैंने और किस रोल के लिए क्या किया. एक तो टेक्निक है जो किसी इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है, या थिएटर में आदमी एक दूसरे को देख के सीखता है, या वर्कशॉप्स में. हम कई सारे वर्कशॉप्स करते हैं अलग अलग ग्रेड्स के साथ में, और बहुत सारी चीजें वहां से लेते हैं. लेकिन हर रोल और हर प्रोजेक्ट एक बहुत ही अलग और आपका अपना अनोखा मेथड और अप्रोच डिमांड करता है. बिकॉज ह्यूमन बींग्स अलग अलग होते हैं और कैरेक्टर्स ह्यूमन बींग से ही लिए जाते हैं, उनकी परिस्थितियों से लिए जाते हैं. सबको अप्रोच करने के लिए और सबको परफॉर्म करने के लिए या सबको क्रैक करने के लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल हर एक्टर करता है. मेरे अगर मैं अपनी कहूँ तो मैं हर के लिए कुछ ना कुछ अलग रास्ता ढूंढने की कोशिश करता हूँ.
दूसरी बात जो आपने कही कि इंटेंस रोल, और मैं रोल्स को इंटेंस किसी वर्ड में नहीं बांधता हूँ। रोल्स और चरित्र जो होते हैं वो अपने आप में होते हैं, अपनी परिस्थिति में होते हैं। उनके लिए उनको किसी शब्द में बांधना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि कोई इंटेंस है या नहीं है। सबकी अपनी जर्नी है, सहायक एक्टर्स की अपनी जर्नी होती है। उस जर्नी को पूरी तरीके से न्याय देने के लिए हमें दिया जाता है, या डायरेक्टर हमारी कास्टिंग करता है, और हमारा ध्यान सिर्फ उस जर्नी पे होता है, उस कैरेक्टर पे होता है, उसकी कहानी पे होता है, उसके रिश्तों पे होता है। तो उसको करने के लिए जितनी भी जान लगानी पड़े और जितनी भी मेहनत करनी पड़े, और जिस अप्रोच की जरूरत हो, जिस मेथड की जरूरत हो, कुछ चीजें हमारे साथ है, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस से होती है, कुछ चीजों के लिए हमें दूसरी जगह जा करके उसको ढूंढना पड़ता है, और वो हम करते हैं। पर सॉरी टू लाइक इंटरप्ट यू 1 सेकेंड, लेकिन जैसे आपने बोला ना कि हर किरदार होता है और आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, पर इस सब में जो पर्सन हु इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टर, द एक्टर हिमसेल्फ, तो कहीं ना कहीं उसको भी तो अपनी क्रिएटिविटी रिचार्ज करने के लिए, या इमोशनली अगर आप एकदम ड्रेन हो गए किसी कैरेक्टर में पूरी जान लगा दी, अब उसके बाद टू स्टेप आउट ऑफ द शूज़ ऑफ दिस वन कैरेक्टर एंड टू गो टू द अदर एंड गिव योर 100% अगेन, तो वो कैसे आप अपने आप को रिचार्ज कर पाते हैं, या कैसे? देखिए, कोई भी कैरेक्टर, अगर आप दो कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा आपसे आपके जीवन के बहुत सारे अहम क्षण को लेना चाहते हैं या अहम हिस्से को लेना चाहते हैं, दो कैरेक्टर्स को करने के बीच में बहुत सारे अंतराल होते हैं, बहुत सारे ब्रेक होते हैं। आप एक के बाद एक कैरेक्टर नहीं कर रहे होते। और दूसरी बात तो मैं ये कहूंगा कि कौन कहता है कि आप कैरेक्टर से बाहर चले जाते हो? बिल्कुल बाहर आप जो कॉन्शियस लेवल पे, अब शायद आपको लग सकता है कि आप उससे बाहर निकल गए, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल या सब कॉन्शियस लेवल पे आप किसी भी कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल सकते हैं अगर आप ज्यादातर रोल्स को करने के लिए आप पूरे तरीके से उसमें घुस जाते हैं या डूब जाते हैं। वो कैरेक्टर्स के कुछ पहलू आपके दिमाग के किसी कोने में हमेशा रहते हैं, क्योंकि आपने एक हाड़ मांस के आदमी को निभाया है। तो उससे पूरी तरह से छुटकारा पाना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल काम होता है, अगर आप सिर्फ सरफेस पे नहीं बल्कि उसके अंदर उसको इंटरनलाइज करते हैं। तो सबकॉन्शियस लेवल पे अगर रहता है तो वो रहे, शायद मेरे ख्याल से इसीलिए बहुत सारे एक्टर्स हम में से मोडी हो जाते हैं। शायद बहुत सारे एक्टर्स इसीलिए बहुत सारा एकांत चाहते हैं, अपने आप में रहते हैं। शायद ये सारे इम्पैक्ट हैं उन सारे रोल्स को उस तरीके से इंडल्ज हो करके या इंटरनलाइज करके करने के कारण जब दूसरा रोल आता है तो फिर आप उसमें चले जाते हो, उस पे फिर वो आपकी प्रायोरिटी बन जाती है, वो आपका फोकस बन जाता है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है न सिर्फ पिछले कैरेक्टर से बल्कि अपने जीवन से। इसीलिए जब एक्टर्स जो इंटरनलाइज करते हैं या पूरे तरीके से कैरेक्टर में के अंदर समाते हैं, वो अपने परिवार से भी थोड़े से कटते हैं। अच्छा। थोड़े से अलग जाते हैं। वो परिवार में पूरी तरीके से डूब करके उसको कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो फैमिली it also becomes very important that you have a family who is completely understanding to the process. Okay, basically a little bit of all your character is within you is our bottom line from this answer. All of them. All of them. Beautiful. All of them are there, thought. somewhere hidden subconsciously. We don't try to dig it up because it's not needed now. My next question would be कि जब आपने शुरू करा and now your career spans like it's almost 3 decades, it's been over 2.5 decades. तो जब आपने शुरू करा होगा और आपके शुरू करने से कई साल पहले से आपने मन, उम्मीदें, expectations होंगी कि ऐसा एक्टर बनना है. So do you feel that after your huge body of work
यू हैव अराइव्ड, आप जहाँ जिस टाइप का एक्टर बनना चाहते थे, आपको लगता है, या अगर नहीं भी है तो आपको लगता है कभी भी ऐसा वो मोमेंट आएगा कि चलो आज सब सीख लिया एक्टिंग के बारे में, अब इसके आगे देयर इज नथिंग न्यू टू लर्न, एंड इफ नॉट, व्हाई डू यू थिंक दैट इज? 2.5 decades in the industry, and before that so many years in theatre. All I would say that to reach a point where you feel that you have acquired the knowledge of the craft, I don't think that's possible in this lifetime. Okay. Because with my own experience that I see that whenever there is a film that I say yes to, and when I'm going on the set or when I'm preparing for it, the character seems far away in the beginning, and you are working equally hard to get it closer to you. You are working extremely hard to really understand each and every facet of it. You are equally not nervous, though you learn not to show it, because it's all visible when you are starting out, but you learn not to show it with the experience. But the nervousness and the sweating is happening as much as it was happening when you were doing your first film. So it never really goes away. So when you are approaching a character, a new character, it's like approaching a new human being. So you always feel as if you are just a newcomer, trying to understand the craft, trying to understand a new character. I don't think it will ever be a point. There will ever be a point where I will think that, oh, I have understood everything, I have acquired everything. I don't think so. Similarly, when I'm conducting a workshop, I don't say that I'm teaching anybody anything. I'm only sharing few things that I have learned. I don't do workshops. I don't go to any theatre schools to teach anybody anything, because I don't know. I can only give it to them what I have learned, in my journey. But to say that, one day I will be able to say that I have learned everything and acquired everything, I don't think that point will ever come. It's just the body which gets tired and, stops responding to the work as much as it used to respond earlier. You get tired, but you can never find yourself in a situation where you can say that you've learned everything. If you were to name like a favorite character of yours, like one you really enjoyed playing or one that really stayed with you, which one would it be and why? I find this question very difficult to answer. I'm sure. Mostly because 70-80% of the characters of the films that I've chosen, they demanded quite a lot from me. And it becomes very difficult to choose one out of them. Okay. You can choose more than one. Because all of them have taken a lot out of me. Okay. But recently, I would say be it Bhosle or Gali Guliyan, or say Budhiya Singh, or say Man Singh of Sonchiriya, okay, they have taken a lot out of me. And I enjoyed the process. Okay. I enjoyed the process also because those characters tortured me completely. They challenged me. They tortured me, and they stayed with me, I think, only for that reason. Okay. Bollywood has different brands of cinema, so there's this one very mainstream brand, for the lack of a better word, जिसमें एक particular type के characters होंगे, music होगा, एक specific glamour element होगा, and then on the other hand there are movies which are more subtle, which are calmer, which are not as massy. So do you feel that जो second category है, ये जो non massy films हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको to get even the like bare minimum recognition as compared to these really massy and these really colorful films? Do you think that's true? There's this disparity in terms of recognition? Yeah, because audience, usually I have realized over the years, audience doesn't want to
invest too much. You know, Yeah. most of the members in the audience, they don't want to invest too much into the character. But that doesn't mean that discourages the few filmmakers who take the route of independent cinema or say a little indulgent cinema. Okay, but it also becomes it is also a job of a filmmaker to understand his audience and try to strike a middle path. I think Anurag Kashyap has done it remarkably in that regard. That's true. And with Son Chiria, I would say Abhishek Chaubey has done it so well. And there are other few makers, few filmmakers who've been, trying But do you still think to strike that balance. That they have to try harder? But we'll have to try very hard. But for an independent cinema, we should always understand that the viewers are going to be choosy about it. They are going, there is always going to be one segment, which is going to be really looking for that independent cinema to satiate their creative urge. There is one segment who watch these films to feel that they are also creative just by watching it, just by indulging in viewing it. Okay, and that segment needs to increase. That segment will only increase in numbers if we keep making these films. Now the OTT platforms, they are coming up with new ways of showcasing these kind of films. And our job, and independent cinema filmmakers, need to understand that they cannot afford to feel discouraged by the large segment of the audience which is actually preferring middle path or extremely mainstream cinema. They should not. Okay. They should also come to terms with the fact that their segment is going to be far smaller than the mainstream cinema viewers. You should not feel discouraged. Rather, you should be truthful to what you want to tell. Okay? Got it. But also keep it in your mind that if you want to increase your audience, be a little less indulgent when you're telling your story. In feature film, it's a one long, excruciating, tedious journey, a journey into unknown. You really don't know what is going to come out of it. You are completely unsure as to how it's going to look like, how it's going to shape up eventually. So that's the beauty of it. That you are working on something, still not sure of the end product. Okay, but when it all falls in place, and when it looks beautiful, we are all ecstatic. We are all ecstatic, and we really feel that we've basically the hard achieved work something really great. has paid off. Like all this torture and excruciating process has led to something beautiful, which is the purpose of all art, I guess. Right. Yeah. That's the purpose of all art. I mean, the more the hard work, more the pleasure. Yeah. So more satisfaction at the end of it. And that's what this is what we enjoy. We enjoy torturing ourselves for that satisfaction. That's one way of putting it, but yes, it is a beautiful way indeed. Thank you for joining me today in this episode of Shorted Podcast. See you next time.